हेलो नीट स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में आप 150 प्लस मार्क्स कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है बुक्स। आपके पास लिमिटेड बुक्स होनी चाहिए एंड देन अगर आप किसी कोचिंग से इनरोल्ड हो तो आपके पास नोट्स होना चाहिए, और आप इनरोल नहीं हो तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो कोटा के बेस्ट फैकल्टी की नोट्स होगी। देन आपके पास तीसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मस्ट कंपलसरी, जो चैप्टर वाइज एमटीजी का आता है वो बाई करो, क्योंकि अदर बुक्स बाई करोगे तो उसमें एरर्स वगैरह रहते हैं, तो एमटीजी का बुक सही है। देन आपको टेस्ट सीरीज कंपलसरी है। टेस्ट सीरीज अगर नहीं दोगे तो आप इवेल्युएट नहीं कर पाओगे कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो या फिर जो पढ़ रहे हो उसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज कंपलसरी है और वो ऑफलाइन होने चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत सारे डिफरेंस आ जाते हैं। जब आप नीट एग्जाम देते हो ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो उसमें डिफरेंस आते हैं आपके प्रैक्टिस में, तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करो। तो चलो सबसे पहले देखते हैं बुक्स। बुक्स में आपको ऑलरेडी पता है कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बुक्स सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी एंड इनऑर्गेनिक के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी एंड फिजिकल के लिए लेस इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, बट इंपॉर्टेंट है। देखो नीट के लिए तो एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। दूसरी पॉइंट है नोट्स। आपके पास नोट्स होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंसेप्ट है आप उसे कैसे समझोगे, तो उसको समझने के लिए आपके पास नोट्स होना चाहिए या फिर आप किसी क्लास से पढ़े हुए होने चाहिए, तभी आप उसको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप किसी क्लास में नहीं पढ़े हो तो हम आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो कोटा की बेस्ट फैकल्टी की नोट्स है जिससे हमने पढ़ाई की है। तीसरी पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको तीनों के ही लेने हैं एंड देन आपको टेस्ट सीरीज। अब देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऐसा चीज है कि आपको इसमें सबसे ज्यादा पढ़ना है और रिवीजन करना है। मतलब कि इसका थ्योरी आप जितना पढ़ोगे और जितना रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा मार्क्स ला सकोगे और उतना ही ज्यादा आप टाइम सेव कर सकोगे। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती, बट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें करने पड़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें एनसीईआरटी लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायग्राम वगैरह पूछे जाते हैं, ग्राफ्स वगैरह। तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, आप उसको 1-2 बार रीड मारोगे और नोट्स में ऐड कर लोगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नोट, क्योंकि आपके फिजिकल केमिस्ट्री के जो नोट्स होंगे उसमें कंसेप्ट होंगे, फॉर्मूले होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जितना बार सॉल्व कर सकते हो उतना बार सॉल्व करो फिजिकल केमिस्ट्री का, एंड देन तभी आप केमिस्ट्री में 150 प्लस स्कोर कर सकते हो। अब देखो नोट्स की बात करते हैं तो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो कोटा की बेस्ट फैकल्टी होगी। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मस्ट कंपलसरी है, क्योंकि ये आपके स्टडी को बूस्टअप करता है, आपके कंसेप्ट को बूस्टअप करता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो और आप जो अप्लाई करोगे वो सही अप्लाई कर रहे हो, और कैसे चीजों को अप्लाई करना है वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सीखोगे। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कंपलसरी है। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज। देखो टेस्ट सीरीज मेडिकल फील्ड में बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे छोटे मोटे जितने भी कोचिंग है ना, सबने टेस्ट सीरीज निकाल रखा है। यूट्यूब पे आप जाओगे तो ये लो मेरे टेस्ट सीरीज, ये सॉल्व करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। भाई इतने फालतू झंझट में मत पड़ो। सिंपल सा आकाश और एलेन का बेस्ट टेस्ट सीरीज है, आपको नीट पैटर्न पे देते हैं और वो ऑफलाइन होना चाहिए। ऑफलाइन ज्वाइन करोगे तो ही आपका फायदा होगा। अब देखो इन सब के बावजूद भी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो होता है सेल्फ स्टडी। अगर ये सब होने के बाद भी अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ते हो, आप क्या याद करते हो और आप क्या अप्लाई करते हो नीट में। तो उसके लिए मैं स्टेप्स बताता हूँ। सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप पढ़ोगे, सीखोगे, अप्लाई करोगे उसी से आपका सिलेक्शन होगा। अब देखो आपको केमिस्ट्री पढ़ने के स्टेप्स बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप में आपको करना है रीड योर नोट्स। जो भी आपके नोट्स हैं उसको रीड करना है एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। जो भी आपके चैप्टर्स पढ़ रहे हो उसके कंसेप्ट समझो। सपोज पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो तो पीरियोडिक टेबल के जितने भी नोट्स में कंसेप्ट है वो सभी अच्छे से एक बार पढ़ के समझ लो। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है नोट्स पढ़ना है। रीड नोट्स विथ एनसीईआरटी। अब जो कंसेप्ट आप समझे हो उस कंसेप्ट को एनसीईआरटी में अप्लाई करनी है, और एनसीईआरटी के उस कंसेप्ट के मदद से आपको एनसीईआरटी के कंसेप्ट समझने हैं और एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट्स में ऐड करने हैं। तो ये था आपका स्टेप सेकंड। एंड देन अब बात करते हैं स्टेप 3। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि आपने तो बहुत कुछ सीख लिया, जो सीखे हो उसको अप्लाई कर पाते हो या नहीं, या फिर उसको रिकॉल्व कर पाते हो या नहीं, या फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे। तो नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो केमिस्ट्री के लिए, एंड जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सफिशियंट है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको उसको एनालाइज करना है कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही मेथड से किया, कैसे किया, एंड देन आपके जो क्वेश्चन गलत हुए वो क्यों गलत हुए, और उसके जो कंसेप्ट है उसको आपको फिर से नोट्स में ऐड करने हैं कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था और ये कंसेप्ट शायद मुझे पता नहीं था या फिर मेरे नोट्स में नहीं है, तो उसको आपको नोट्स में ऐड करना है। अब ये सब करने के बाद आपको फोर्थ स्टेप में रीड अगेन योर नोट्स, क्योंकि अब आपने नोट्स में बहुत कुछ ऐड कर लिया है तो अब फिर से आपको नोट्स अच्छे से पढ़ना है विथ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को कभी नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी के साथ आपके नोट्स को पढ़ते रहना है।
अब देखो स्टेप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम एक दिन में आपको केमिस्ट्री में 4 to 5 आवर कंपलसरी आपको देना ही देना है। अगर आप क्लास कर रहे हो तो क्लास के साथ आपके 4 to 5 आवर कंप्लीट होने चाहिए डेली केमिस्ट्री के। अब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा जो रिवीजन होगा। अब रिवीजन आप आराम से कर सकते हो क्योंकि आपने सारे कंसेप्ट समझ लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, सारे प्रॉब्लम्स आपको पता चल गए। तो जब आप रिवीजन करोगे तो आपका जो कंसेप्ट होगा वो बिल्डअप होगा और आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे और आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। अप्रॉक्स 150 प्लस तो आराम से कर सकते हो। अब देखो नाउ हाउ टू स्टडी चैप्टर्स कैसे पढ़ने हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहले बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता है कि सबसे पहले आपको नोमेनक्लेचर पढ़नी है। नोमेनक्लेचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये ए बी और सी मिलाने से बताओ कि एक नाम दे देंगे और वो प्रोडक्ट बनता है, तो बताओ कि रिएजेंट कौन सा यूज किए। तो इनडायरेक्टली नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। अगर आप नोमेनक्लेचर अच्छे से नहीं पढ़े हो तो वो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। आइसोमेरिज्म भी इंपॉर्टेंट है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने के कम चांसेस होते हैं, बट इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, जिसमें सपोज मान लो ए और बी मिलाया तो एक प्रोडक्ट बना, तो पूछेंगे कि प्रोडक्ट कितना बना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हुए। तो जब आपको प्रोडक्ट का आइसोमेरिज्म पता होगा तभी बता पाओगे कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बने। अब देखो GOC1, तो GOC1 में आपको हाई इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, एसिड बेस रिएक्शंस, रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, एरोमेसिटी, तो ये सारे कंसेप्ट, कटायन, एनायन, जो भी बेस एसिड करते हैं, ये सारे इसमें GOC1 में हम पढ़ लेते हैं। अब देखो GOC2 में क्या होता है। GOC2 में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म है वो सारे ही पढ़ लेते हैं, जिसमें एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और कुछ नेम रिएक्शंस होते हैं। तो वो सारे रिएक्शन GOC2 में पढ़ लेते हैं। फिर बचे कुछ जो चैप्टर्स के पॉइंट्स रह जाते हैं वो चैप्टर वाइज एक नोट्स में पढ़ा हुआ रहता है, जिसमें चैप्टर वाइज जितने भी मैकेनिज्म होते हैं, रिएक्शंस मैकेनिज्म, वो आप पढ़ लेते हो। तो ये थे स्टेप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के। एंड देन अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इवोल्यूशन की तरह है। इसमें आपको पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। ये बेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग आपका अच्छा रहेगा तो आगे आप S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर P ब्लॉक कैसे पढ़े। तो P ब्लॉक के लिए देखो बच्चे, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के सारे कंसेप्ट अगर आपको तुम्हें पता है तो P ब्लॉक आप आराम से पढ़ सकते हो। और तो वही आपको P ब्लॉक के सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे होता है, और जो डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, या फिर बनाना बॉन्ड क्या होता है, या फिर लुईस एसिड वगैरह, जो भी कंसेप्ट हैं तो वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपका केमिकल बॉन्डिंग बहुत सही रहेगा और पीरियोडिक टेबल बहुत सही रहेगा। अब देखो बात करते हैं D ब्लॉक एंड A ब्लॉक। तो ये ब्लॉक्स आपको इसमें आ जाएंगे, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D एंड A ब्लॉक। अब उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको तभी समझ में आएगी जब आप D एंड A ब्लॉक अच्छे से किए हो। D एंड A ब्लॉक अगर आपको नहीं पता है तो फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आएगी। एंड देन आप मेटलर्जी पढ़ो, तो मेटलर्जी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब आप लास्ट में पढ़ोगे। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट एंड रेडॉक्स, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है। मतलब कि अगर ये पढ़ लिया तो फिजिकल केमिस्ट्री समझने में बहुत आसानी हो जाती है। इसको पहले पढ़ो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट एंड रेडॉक्स। उसके बाद सॉल्यूशन, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम पहले करो, देन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये सारे जैसे ही चैप्टर मैंने सीरीज में लिखे हैं आप वैसे करो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, आप नोट्स में भी ऐसे ही पढ़ो, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लो, फिर मोल कंसेप्ट पढ़ लो, फिर रेडॉक्स पढ़ो, फिर सॉल्यूशन पढ़ो। तो ऐसे पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री समझ में आएगा और आप अच्छा कंसेप्ट बिल्डअप कर पाओगे जो आप नीट के एग्जाम में अप्लाई भी कर पाओगे। तो एक बात याद रखना हमेशा, इफ यू वांट टू सिलेक्ट इन नीट देन ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। में खुद पे भरोसा करना पड़ेगा एंड डू हार्ड वर्क। दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क और कंटिन्यूटी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप ओकेशन, शादी, फंक्शंस जो भी आपके पास आते हैं उस सबको इग्नोर करो। दोस्ती यारी ये सब छोड़ो और प्यार मोहब्बत तो बिल्कुल करना ही मत। तो ये सब सारे डिस्ट्रैक्शन दूर करो और दो ही पॉइंट है, हार्ड वर्क और कंटिन्यूटी। नीट के एग्जाम तक करते रहो, आपका नीट में सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप ब्रिलियंट हो या नहीं हो, क्योंकि जो हार्ड वर्क करता है और कंटिन्यूटी रखता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के फ्री लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और आपके नीट प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने वाले हैं। और यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जाएगी वो फैक्ट होगी और इस चैनल पे आपको जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा वो बेस्ट होगा। हम ऑलरेडी कोटा के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ के आए हुए हैं, तो हम आपको बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स, डूइंग हार्ड वर्क एंड वी कंटिन्यू।